तो मेरे प्यारे साथियों, आरआरबी एएलपी एग्जाम 2026 16 फरवरी के ऑल शिफ्ट्स के क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी क्वेश्चंस हैं 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस हैं। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। देखिए 16 फरवरी को क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक क्वेश्चन था, लोक लेखा समिति कितने सदस्य होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, लोक लेखा समिति के बारे में पूछा था कि कितने सदस्य होते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि इसमें 22 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, 22 सदस्यों में से 15 जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, और 7 जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से सदस्य होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसका आखिर चुनाव की प्रक्रिया किस तरह से की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि संसद द्वारा जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व होते हैं ना, उसके यानी एकल संक्रमणीय मत द्वारा इसका मेरे प्यारे साथियों चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो याद रखिएगा कि लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं सबसे अधिक, और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताइएगा राज्यसभा में जो होते हैं 7 सदस्य, तो राज्यसभा के कुल कितने वर्षों के लिए इनका सदस्यता होती है, हमें ये बता दीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसका चुनाव की प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। और इसमें जो मेरे प्यारे साथियों जो लोक लेखा समिति का कार्यकाल होता है ना, वो 1 वर्षों का होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए लोक लेखा समिति में आमतौर पर अध्यक्ष की बात की जाए तो ये विपक्ष का नेता ही कोई होता है, जिसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अब हमें आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि कौन से नंबर के हैं। ठीक है। इसमें मंत्री मेरे प्यारे साथियों, तो किसी भी मंत्री को इस समिति का सदस्य नहीं चुना जाता है, बल्कि लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं ना, अध्यक्ष, वो विपक्ष के नेता होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक और क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अवतल दर्पण में जब वस्तु को मुख्य फोकस, ठीक है, और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यानी अगर आप मुख्य फोकस यानी एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच अगर आप किसी वस्तु को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको पूछा है। तो देखिए वक्रता केंद्र से परे यानी वक्रता केंद्र के बाहर या पीछे बनता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि अगर आप अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखिएगा तो मेरे प्यारे साथियों वक्रता केंद्र के पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन उसका प्रकृति कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, देखिए उस वास्तविक और उल्टा होगा। जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा ही होगा। लेकिन आकार मेरे प्यारे साथियों वस्तु से बहुत बड़ा होगा, आकार वस्तु से बहुत बड़ा होगा, इसको याद रखिएगा। अब इसमें 6 कंडीशन होते हैं, जैसे कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, उसमें पोजीशन के हिसाब से 6 इमेजेस का निर्माण होता है। ठीक है, तो 6 इमेजेस को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या। देखिए होता क्या है कि जब आप वस्तु को अनंत पर रखिएगा, इंफिनिटी पे रखिएगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यानी जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पे रखिएगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, याद रखिएगा। किसी वस्तु को अनंत पर रखने से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, ठीक है, वास्तविक और छोटा होगा, ठीक है, अत्यधिक छोटा होगा लेकिन वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट को ध्यान रखना है कि किसी वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं, ठीक है, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों थर्ड कंडीशन क्या है कि वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा एट सी, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। यानी जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट को याद रखिएगा कि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे यानी पीछे, आवर्धित मतलब बड़ा, और वास्तविक और उल्टा बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों पांचवा पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। देखिए टोटल 6 पॉइंट होते हैं। पांचवा पॉइंट, वस्तु जो होगा फोकस पर होगा, तो फोकस पर होगा ना, तो मुख्य फोकस पर जिसको बोले, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और अत्यधिक बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद वस्तु जो होगा ध्रुव और फोकस के बीच होगा। ठीक है, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखिएगा तो मेरे प्यारे साथियों प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा और भासी और सीधा बनेगा। तो इतने पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक प्रश्न आया था, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग जो है एंटासिड के रूप में किया जाता है। तो पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है, तो उस पदार्थ का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जी हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यानी पेट की अम्लीयता अगर बढ़ गई है तो उसको दूर करने के लिए आप एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पेट की अम्लीयता जो एसिडिटी जिसको हम लोग बोलते हैं उसको दूर करने के लिए एंटासिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम क्या जानते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जानते हैं। अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन में नहीं रहेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ का नाम है। ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों इसके अलावे भी बहुत सारे चीज़ पदार्थ हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ये सब जैसे क्षारीय पदार्थ होते हैं ना, उसको पेट की अम्लता को दूर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों अतिरिक्त एसिड को बेअसर कर देता है जब इसको खा लेते हैं हम लोग, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों एक प्रश्न क्या आया था, पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, तो किसी प्रेक्षण के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है। मतलब देखिए पदार्थ छोटे-छोटे कण से बने होते हैं, आखिर हम इसको कैसा एक हम यू उपयोग करें कि इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि एक पदार्थ छोटे-छोटे कणों से बने हैं। तो देखिए इसके लिए आप ना एक कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, जैसे जब चीनी या नमक को पानी में घोल दीजिएगा तो पानी का स्तर नहीं बढ़ता है, और इससे यह प्रमाण हो जाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं जहाँ छोटे समान कण के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रेक्षण कर सकते हैं। देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या आया था, अगरबत्ती की खुशबू दूर तक क्यों फैलती है। तो देखिए अगरबत्ती की जो खुशबू होती है ना, जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसकी खुशबू दूर तक मतलब हम लोगों को सुंघाई देती है। ठीक है, तो इसका कारण है डिफ्यूजन यानी विसरण के कारण ऐसा मेरे प्यारे साथियों होता है। ठीक है, अगरबत्ती की खुशबू हवा में मुख्य रूप से विसरण यानी डिफ्यूजन प्रक्रिया के कारण दूर तक फैलती है। जब अगरबत्ती जलाई जाती है तो उसके सुगंधित जो कण होते हैं गर्म होकर गैस में बदलते हैं और हवा के कणों के साथ मिल जाते हैं, और एक ये सुगंधित अणु अधिक मेरे प्यारे साथियों सघनता वाले क्षेत्र से कम सघनता वाले क्षेत्र यानी दूर तक फैलते हैं। इसी कारण हम लोगों को इसे दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा डिफ्यूजन क्या होता है, यानी विसरण क्या होता है। तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है विसरण, जिसमें पदार्थ के कण अणु जो होते हैं अणु परमाणु या उच्च आयन सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं, और जब एक पूरे क्षेत्र में सांद्रता बराबर न हो जाए तो ये गैस और द्रव में अधिक तेजी से फैलते हैं। लेकिन ठोसों में भी संभव है, यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न क्या आया था, गुरुत्वीय त्वरण ऊर्जा किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो गुरुत्वीय त्वरण ऊर्जा जो है बहुत सारे कारणों पर निर्भर करता है। जैसे आपके ऑप्शंस में क्या थे, इसको ध्यान में रख करके इसका जो है आंसर लाया जा सकता है। तो गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान तो देख लीजिए, यानी जब ग्रेविटेशन यानी जी पृथ्वी के द्रव्यमान के सीधे समानुपाती होता है, तो मेरे प्यारे साथियों उसके बाद होता क्या है, तो जी का जो मान होगा वो अधिक होगा। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी की त्रिज्या और दूरी भी इस बात को निर्भर करता है, यानी पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है जी, तो इसको भी ध्यान रखिए, ये भी कारक है। सतह की ऊंचाई भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, जैसे जैसे पृथ्वी की सतह ऊंचाई मतलब बढ़ती जाती है जी का मान घटता जाता है। गहराई भी इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर जी का मान कम हो जाता है और केंद्र शून्य हो जाता है। केंद्र क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद पृथ्वी का आकार, ये भी आपके बहुत बड़े फैक्ट्स होते हैं। पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान जो मेरे प्यारे साथियों होता है ना, वो अधिकतम होता है, और ध्रुवों पर यानी विषुवत रेखा पर शून्य न्यूनतम होता है, और पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी इसमें परिवर्तन आता है। तो इतने सारे कारण मेरे प्यारे साथियों बन रहे थे। अब इसमें से जो ऑप्शंस होंगे क्लोज उसको आप लोग मार दीजिएगा। क्योंकि देखिए 100% एक्यूरेट की बात की जाती है, तो क्वेश्चन का पैटर्न मेरे प्यारे साथियों हूबहू है। हाँ, कुछ क्वेश्चन नहीं बल्कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे वो हूबहू होंगे, और बाकी बड़े-बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं ना,
बच्चों को याद नहीं रहते हैं, या आप लोग मतलब उसी टाइप के बताते हैं जिस टाइप के हम यहाँ पे क्वेश्चन सेट करते हैं। तो ये मेरा कोई अपना ओपिनियन नहीं है, बल्कि आप ही लोगों के द्वारा बताया गया ये ओपिनियन है, और हमने अपने अनुभव से इस तरह के प्रश्न को रेडी कर दिए हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को तो आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों देखिए क्या पूछा गया था। प्रसारण प्रक्रिया के कारण, प्रसारण नहीं होगा, प्रसरण प्रक्रिया के दौरान यदि कोशिका से ऑक्सीजन को पूरी तरह निकाल दी जाए तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, परिवहन रुक जाएगा। जब प्रसरण प्रक्रिया के दौरान यदि कोशिका से ऑक्सीजन को पूरी तरह से निकाल दीजिएगा तो परिवहन रुक जाएगा, लेकिन प्रसारण जारी रहेगा। प्रसरण क्या रहेगा, जारी रहेगा। तो इसको अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। यदि पृथ्वी यदि वृद्धि कारक जैसे कि एक्सपेंशन हटा दिया जाए तो कोशिका का आकार नहीं बढ़ेगा, और कोशिका भित्ति सख्त बनी रहेगी, और प्रसारण की प्रक्रिया पूरी तरह रुक जाएगी, जिससे अंततः विकास क्या होगा, अवरुद्ध हो जाएगा, और मेरे प्यारे साथियों पेड़ पौधे विकास नहीं कर पाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट्स निकल के आएंगे। देखिए, एक प्रश्न ये आया था, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था। तो देखिए, जोधपुर राजस्थान में किया गया था, और उस फायरिंग रेंज का भी नाम हमको पता है ना, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, इसको याद रखिएगा। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना है कि आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, इसका उद्देश्य होता है संयुक्त प्रशिक्षण, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन और विशेष बलों के साथ सहयोग बढ़ाना। फोकस क्या चीज़ पे होता है, तो फोकस होता है मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाकों में चलने वाले अभियानों और विशेष युद्ध नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। संयोजन, देखिए यह द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे दोनों देशों के सेनाओं के बीच क्या होता है, तकनीकी आदान प्रदान होता है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान आप लोग रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, एक प्रश्न आया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डीपीएसपी से प्रश्न आए थे मेरे प्यारे साथियों। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है, भाग 4 में। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग एक बात गौर किए होंगे कि जब आप देख रहे होंगे कि एलपी का एग्जाम पहले होता था जो टेक्नीशियन का, तो उसमें क्वेश्चन के पैटर्न कुछ और होते थे, लेकिन अब क्वेश्चन का पैटर्न कुछ और है। यानी पहले बहुत ज़्यादा डीपली था, अब उसको डीपली नहीं बल्कि उसको थोड़ा-सा और आसान बनाया गया है। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के पैटर्न को आप लोग देख कर के जाइएगा, फॉलो करके जाइएगा। और इसका जो भी मेरे प्यारे साथियों पीडीएफ होगा, हम उसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे आप लोग रिवीजन करके जाइएगा। ठीक है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के तत्व के बारे में मतलब किस अनुच्छेद में, तो 36 से 51 आर्टिकल में बताया गया है, और भाग 4 में बताया गया है। आयरलैंड के संविधान से मेरे प्यारे साथियों लिया गया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें प्रमुख अनुच्छेद जो हैं 36 से 51 सभी की चर्चा है। जैसे अनुच्छेद 36, तो इसमें क्या परिभाषा दिया गया है, तो इसमें परिभाषा है, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 के समान है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 के समान है। अनुच्छेद 37 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 37 में बताया गया, इन सिद्धांतों का अनुप्रयोग न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, फिर भी देश में शासन के लिए मौलिक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अनुच्छेद 38 में क्या बताया गया है, सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, लोगों का कल्याण करना, एक चीज 38 में बताया गया है, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। 39 में, अनुच्छेद 39 में बताया गया है क्या, तो राज्य द्वारा अनुसरण नीति के कुछ सिद्धांत जैसे जीविका के साधन, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, ये सब आपकी चीज जो अनुच्छेद 39 है उसमें बताया गया है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 40 में मेरे प्यारे, सॉरी 39A है, देखिए इसमें 39A को भी जोड़ा गया है। तो 39A में मेरे प्यारे साथियों समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता के लिए भी इस 39A में बनाया गया है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 40, तो ग्राम पंचायतों का गठन, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आएगा, इसी में अनुच्छेद 36 से 51 में आएगा। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है। अनुच्छेद 44 की बात करें तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव। और अनुच्छेद 51 में मेरे प्यारे साथियों क्या है, तो अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 51 में है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इन फैक्ट्सों को ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों का आया था, निम्नलिखित में से किस में रसधानी का आकार सबसे छोटा पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस में रसधानी का आकार सबसे छोटा पाया जाएगा, तो जंतु कोशिकाओं में, एनिमल सेल्स में मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा। जंतु कोशिका
क्या होता है तो राजधानी छोटी इसमें होती है और अस्थायी होती है। पादप कोशिका की बात करें तो राजधानी बहुत बड़ी और अस्थायी होती है। तो दोनों में अंतर अगर आपसे पूछेगा तो इन दोनों अंतर को आप लोग समझ जाइएगा। क्या अंतर? तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। मेरे प्यारे साथियों, राजधानी का आकार सबसे छोटा होगा जंतु कोशिका में, ठीक है, और अस्थायी भी होगा, कोई अस्थायी नहीं होगा। जबकि पादप कोशिका में राजधानी का आकार बहुत बड़ा होगा और अस्थायी होगा। तो इन चीज़ों में अंतर आप लोग याद करके जाइएगा। उसके बाद आखिर इसका काम क्या होता है? तो देखिए, जंतुओं में ये मुख्य रूप से अवशिष्ट पदार्थों और जल के भंडारण के लिए ये काम करते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक प्रश्न आया था, यदि किसी तरंग की आवृत्ति को बढ़ाई जाती है तो उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ कम या छोटा हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। यदि किसी तरंग की आवृत्ति को बढ़ा दिया जाता है तो उसके तरंग दैर्ध्य क्या हो जाते हैं? कम होगा या छोटा हो जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, वेव क्या, यदि किसी तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है तो उसका तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ कम या छोटा हो जाता है। चूंकि तरंग की जो गति होती है ना, स्थिर होने पर आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और इसलिए उच्च आवृत्ति का अर्थ छोटी तरंगदैर्घ्य हो जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक प्रश्न आया था, जब किसी इथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो इसका मुख्य रूप से कौन सा उत्पाद बनता है इससे? देखिए, जब किसी इथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो इसका मुख्य रूप से उत्पाद जो सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी विशेष जो मतलब डिस्क्रिप्शन है, आप लोग हमें कमेंट्स करके बताइएगा और भी क्या होते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक प्रश्न आया था, कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली होती है? तो देखिए, एक पतली, एक लचीली और एक जीवित संरचना वाली झिल्ली होती है, तो इसको याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली एक पतली होती है, लचीली होती है और जीवित संरचना वाली होती है। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक पतली, लचीली और जीवित संरचना होती है जो कोशिका के भीतरी भाग को बाहरी वातावरण से अलग करती है, ठीक है। और यह मुख्य रूप से मेरे प्यारे साथियों, मुख्य रूप से लिपिड यानी लिपिड वैलियर जो होते हैं ना, और प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनती है। यह एक चयनात्मक परागम्य झिल्ली है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि जो रचनात्मक पदार्थों को अंदर से बाहर लाने के लिए काम करती है, कोशिका झिल्ली की मुख्य विशेषताएं भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए, जैसे कि अर्धपरागमय होती है, ठीक है, यह केवल कुछ चयनित पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित करने का काम करती है। इसकी संरचना की बात करें तो यह फॉस्फोलिपिड की दोहरी परत से बनी होती है, जिसमें प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल समाहित होते हैं, ठीक है। उसके बाद लचीलापन, तो देखिए मेरे प्यारे साथ, लचीलापन, इसकी लचीली प्रकृति कोशिका को वृद्धि और गति में मदद करती है। सुरक्षा का कार्य, तो यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है और कोशिका के भीतर पोषक तत्वों को लाने तथा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में काम करती है, ठीक है। उसके बाद ज्वालामुख, मतलब इसमें इसमें ऐतिहासिक रूप से ज्वालामुख रूप में काम करती है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इन सब फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में मेरे प्यारे साथियों देखिए क्या है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है? तो देखिए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण होता है और सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो सबसे कम झुकाव की बात कर की जाए तो सबसे कम मेरे प्यारे साथियों जो झुकाव होता है वो लाल का होता है। सबसे कम झुकाव किसका होता है? तो लाल का होता है सबसे कम झुकाव। सबसे कम झुकाव किसका? लाल का होता है। और सबसे अधिक झुकाव की बात करें तो बैंगनी का होता है। किसका होता है? बैंगनी का होता है। तो इन सब चीज़ों को भी याद रखिएगा, इन सब चीज़ में आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो पूछे जाएंगे, ठीक है। लाल का सबसे कम झुकाव होता है और बैंगनी का मेरे प्यारे साथियों सबसे अधिक झुकाव होता है, तो इतने चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में मेरे प्यारे साथियों देखिए क्या आया था, जब स्याही फर्श पर गिरता है तो क्यों फैल जाता है? देखिए, ये प्रश्न बहुत तथ्यात्मक है और इसमें आप लोगों को कुछ पॉइंट्स जो कि ऑप्शंस दिए गए हैं ना, तो उन ऑप्शंस के हिसाब से आप लोगों को बनाने थे, ठीक है। तो जब स्याही फर्श पे गिरता है तो आखिर फैलता क्यों है? तो इसके बहुत सारे गुण हैं। चूँकि स्याही एक द्रव है और द्रव का अपना कोई निश्चित आकार नहीं होता है और वे बह जाते हैं, ये भी अपना तर्क है। लेकिन उस तर्क ऑप्शन में किस तरह के तर्क दिए गए थे, इन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा कि उन चीज़ों में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, मतलब कैसे ऑप्शंस दिए गए थे। देखिए, ग्रेविटी के बारे में भी, मतलब ग्रेविटी से भी संबंधित है कि फैल जाता है स्याही,
तो गुरुत्वाकर्षण भी, यानी यह तरल को नीचे की ओर क्या करता है, खींचता है, जिससे वह सतह पर फैल जाता है। ये भी आपके गुण है, उसके कारण है, ठीक है। उसके बाद सतह का घर्षण यानी सरफेस टेंशन के कारण भी ऐसा होता है, जिसके कम श्यानता यानी वैस्क्योसिटी होती है और तरल तेजी से चारों ओर फैलता है, तो ये भी एक कारण होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा स्याही का कोई भी तरल पदार्थ फर्श पर गिरने के बाद इसलिए फैल जाता है क्योंकि उसमें बहने की प्रवृत्ति यानी फ्लूइडिटी की होती है, और जब स्याही फर्श पर गिरती है ना, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वह सतह पर फैलती है, और साथ ही स्याही के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, जिसको हम लोग ससंजक बल के नाम से जानते हैं, और फर्श के साथ संपर्क यानी असंजक बल कहते हैं, उसे फैलने में मदद कर देते हैं। इसी कारण स्याही जो होती है वो फर्श पर गिर जाती है और फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक प्रश्न आया था, जब किसी पदार्थ के उनके क्वथनांक तक गर्म किया जाता है तो उनके कणों के साथ क्या होता है। तो देखिए, जब किसी पदार्थ को उनके क्वथनांक तक गर्म कीजिए, मतलब जितना उसका क्वथनांक होगा ना उतना अगर गर्म कीजिएगा, तो उसके कणों के बीच क्या होगा मैं बताता हूँ। कणों की औसत गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, जबकि वो आकर्षण बल को तोड़ देता है। बहुत सारे परिवर्तन होते हैं ऐसे करने से। क्या क्या परिवर्तन होते हैं देख लीजिए। अस्थायी परिवर्तन होता है, यानी तरल के कणों के बीच का अंतर आणविक आकर्षण बल खत्म हो जाता है, और जिससे तरल वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, ऊर्जा में भी वृद्धि होता है, ठीक है। कणों की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाता है। दूरी, कण एक दूसरे से काफी दूर चले जाते हैं और तेजी से गति करने लगते हैं। तापमान भी बदलता है। उबलने के दौरान जब एक पूरा तरल गैस न बन जाए तब तक तापमान स्थिर रहता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक प्रश्न गया था, आंखों की अपनी लेंस की फोकस की लंबाई को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि आंखों को उसकी क्षमता के हिसाब से आगे पीछे करने की क्षमता असमंजन क्षमता कहलाती है। यानी समंजन क्षमता क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, इसके बहुत सारे बिंदु होते हैं। जैसे कि परिभाषा इसको आप लोग याद रखिएगा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करके दूर या पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए काम करती है। समंजन क्षमता होती है आंखों की। प्रक्रिया क्या होता है, जब सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ती है तो लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जिससे पास की वस्तु दिखती है और आराम की स्थिति में लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है और दूर की वस्तु दिखती है। तो इन सब फैक्ट्स को याद रखने के बाद आपको मानव नेत्र के बिंदु भी होते हैं, जैसे कि निकट बिंदु या नियर पॉइंट समान बिंदु के लिए कितने 25 सेंटीमीटर रहते हैं, और दीर्घ बिंदु अगर फेयर पॉइंट पूछेगा तो समान बिंदु के लिए मेरे प्यारे साथियों अनंत होते हैं, ठीक है। और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना है तो देख लीजिए, यह लेंस की आवृत्ति वक्रता में बदलकर प्रकाश की किरणों को सही तरीके से रेटिना पर केंद्रित करता है, और यही उसका समंजन क्षमता मेरे प्यारे साथियों होता है। तो ये मेरे प्यारे साथियों 16 फरवरी के ऑल शिफ्ट्स के जो क्वेश्चन से 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक प्रश्न थे जो हमें मिल पाए थे, और आप ही लोगों के द्वारा बताया गया था जो एग्जाम में बैठे थे, ठीक है। अगर मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग भी एग्जाम में बैठ रहे हैं आने वाले एग्जाम में, तो प्लीज़ हमें जो है टेलीग्राम, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उस पर आप लोग क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, जितने भी हम एनालिसिस करवा रहे हैं, बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चंस का ही एनालिसिस करवाया जा रहा है, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ होगा ना, आपको रिवीजन के लिए दे दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप लोग उसको खोल करके वहाँ से इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।